This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ शुक्लद्वितीया दिनांक 13 फेब्रुवारी 2021 माघदिनान् मधुकोष्टिका आमसंवत् शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्पोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निवीरम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धान् आत्रेयान्तेषु पूजितान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाक्षं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिक्षेभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधितस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते ॐ शान्ति 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 आमेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्ततोत्वा तर्हि आमेन युक्तत्वम् एतद् भिन्नम् एवञ्च आमनिर्मितिः धातूनाम् आमनिर्मितिः अथवा आमधातूनां निर्मितिः एतत् भिन्नम् आमधातुनिर्मितिः तावत् कठिना वर्तते तस्यैव प्रचलनम् इदानीं भवति अतः जीर्णेन्दे भुञ्जीत अयं महत्वपूर्णः नियमः अजीर्णे भुञ्जानस्य पूर्वम् अपरिणतम् आहाररसम् उत्तरेण उपसृजत् सर्वानेव दोषान् प्रकोपयत्याह इति यत् उक्तं चरकमीमांसानि द्वितीये अध्याये तत् सर्वथा अनुपालनीयम् इति। तो आम अगर निर्माण अलग निर्माण होता है और जो दोष दूषणों से सम्मिश्र हो जाता है तो थोड़ा थोड़ी इसमें सुलभता रहती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। लेकिन अगर निर्माण ही कच्चा इस प्रकार का हो रहा है धातुओं का और खास करके कैंसर जैसे विकारों में यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और फिर बाकी बहुत अलग कारण इस प्रकार के हैं। तो इनके जरिए एबनॉर्मल म्यूटेशंस होती रहती है और फिर उसके आगे विशिष्ट अवयव का कैंसर इस प्रकार का हो जाता है। तो हमारे हिसाब में धातुओं से उसको कैसे जोड़े, ये एक अदर सेल टाइप से या अवयव से,
और फिर उस धातु का निर्माण अच्छा कैसे हो इसके बारे में सोचना है। और उस तरीके से जब ये करते जाएंगे तो धीरे धीरे धातु सुधरेगा, बदलेगा, तो उससे निर्माण होने वाले अवयव वो भी सुधरने लगेंगे। और अगर 7 बरस में शरीर के सभी सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि कैंसर भी इस प्रकार से मिट जाएगा और सभी प्राकृतिक सेल इस प्रकार के निर्माण होते रहेंगे और 7 बरस के बाद कैंसर दोहराने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल 15-20 वर्षों के बाद भी कैंसर दोहराता है, दिखाई देता है। इसका स्पष्ट कारण ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके बारे में हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। ये सभी चालू ही रहते हैं और फिर कैंसर दोहराता रहता है। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ी इस प्रकार से। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवानिल मूढ़ताः आलस्यापत्ति निष्ठीवो मलभेदा रुचिकलमाः लिंगम्बलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः। तो साम मल साम दोष इनके बारे में लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं। तो स्रोतोरोध ये पहला लक्षण है कि स्रोतों में अवरोध इस प्रकार का हो जाना। तो ये तो काफी कॉमन इस प्रकार का है। और अगर ये आम से जुड़ा है तो केवल लंदन से बहुत फायदा हो। मेरे पास एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस की औरत थी, करीबन उम्र 70 के आसपास की लगभग थी। और मैंने कहा था कि तुम लंदन ही करो और मूंग का सूप ही ले लो, बाकी तो कुछ लेना नहीं है, या सप्तमुष्टि की उठी ले लो वगैरह। तुम्हें पाल रही नहीं थी और सभी जोड़ों में दर्द, सूजन और पेट भरा हुआ, फुला हुआ इस प्रकार। तो डोंबिवली की थी। तो एक दिन मैंने कहा कि देखो, अब तक तुम कुछ भी ये मूंग का सूप वगैरह भी नहीं लेना, सिर्फ गर्म पानी अगर चाहिए तो पी लो, वो भी शुंठी सिद्ध करके ले लो। तो बोले कैसे रहेंगे, मैं मुझे अशक्ति आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम करके तो देखो। होना होना करते करते मैंने कहा कि देखो, तुम्हारा पोता 4-5 बरस का है, उसके साथ खेलो, गेम खेलो। बोले मैं पकड़ते ही नहीं सकती गेम को। आप पकड़ सकोगे, 2 दिन के बाद मुझे बताओ क्या हो। और फिर सचमुच उसने करा, वो बंधन करा। और दूसरे दिन ही उसके सभी सर्दी दर्द निकल गया, उसमें हलचल शुरू हो गई, वो पोते के साथ खेल सकी वास्तव में इस प्रकार से। तो जहां ये स्रोतोरोधय आम के कारण है, वहां इसके जरूर फायदा होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आशक्ति आ जाएगी, लेकिन बलभ्रंश ये आगे का लक्षण है। तो बलभ्रंश चला जाता है आम के पचन होने के बाद। मोयले एक बात कहा करते थे कि दौर्बल्य जो चीज है, वो 3 भावों से जुड़ी इस प्रकार की रहती है। एक आम दौर्बल्य जो बलभ्रंश यहाँ पे बताया गया। तो वो लंदन से चला जाता है। लोग ज्यादातर मानते हैं कि लंदन से आशक्ति आएगी, लेकिन ऐसी नहीं है। अगर आम दौर्बल्य है तो लंदन करने से आशक्ति दूर हो जाती है। मेरा खुद का एक अनुभव ऐसा रहा है कि मुझे बचपन से सर्दी जुकाम की शिकायत थी, साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस। और ऑट्रिविन की बहुत सारी बोतलें मैंने खत्म कर दी, फिर स्टेरॉइड्स भी ले ली, एंटीबायोटिक्स ले ली, बहुत सारे प्रयास किए। जब मैं आयुर्वेद में आया तो मुझे पता चला कि दही और पोहा ये मेरा मेन कारण था। क्योंकि माँ को मालूम नहीं था, वो देती थी, मैं भी खाता था इस प्रकार। फिर उसको छोड़ दिया। काफी हद तक ट्रीटमेंट की, वोमन वगैरह किया, तो सर्दी जुकाम चला गया।
लेकिन मैं इंटर्नशिप कर रहा था या इंटर्नशिप खत्म की थी और मुझे फिर से एक बार जोरदार साइनोसाइटिस का अटैक आया। और मुझे लगा कि चावल से कब बन रहा है, तो मैंने भाकरी खाई। लेकिन खाने के तुरंत बाद लक्षण फिर से बढ़ गए। तो मैंने ठान लिया कि ठीक है, लंदन की ही आवश्यकता है। तो मैंने सिर्फ मूंग का सूप, मूंग मुद्गयूश, इतना ही मिला लेना आरंभ किया। 2 दफा चाय और 2 दफा मुद्गयूश। और उस समय में, हाँ, इंटर्नशिप पूरी हो चुकी थी, मैं कॉलेज में लग चुका था और एमफिल चल रहा था मतलब मेरा पुणे यूनिवर्सिटी में। और दोपहर 12 से 2 मैं यूनिवर्सिटी जाता था एमफिल का कोर्स करने के लिए, और फिर से वापस आता था। और मुझे लगा कि मुझे आशक्ति आएगी, हाँ, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाना था, शाम की प्रैक्टिस थी, ये सब चालू था। लेकिन आश्चर्य है, दूसरे ही दिन मेरी सर्दी 75% कम हो गई। दूसरी शाम को मैं मुक्त हो गया लक्षणों से। और मुझे आसक्ति बिल्कुल नहीं आई, बल्कि ये सब मैं कर रहा था। 5वें दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आसक्ति आने वाली है, आसक्ति शुरू हो गई। तो मैंने संसर्जन कम करके आहार पर में आ गया। उस समय एक्सरे निकाला था, पैनसाइनोसाइटिस इस प्रकार का निदान था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर स्रोतोरोध आम यही कारण है, तो लंघन सबसे बेहतर है। हम झिझक जाते हैं लंघन बताने के लिए, खुद करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना है, हमें लंघन पर जिक्र करना है, और स्रोतोरोध और बल भरोसे दोनों लक्षण चले जाते हैं। तो मेरे का एक कहना था कि आम दौर्बल्य एक चीज होती है, दूसरे एक दोष दौर्बल्य चीज होती है। कि दोष काफी मात्रा में बढ़े हैं और उनके जरिए दौर्बल्य आ गया। खास करके अम्ल पित्त में पित्त का संचय है, सरदर्द हो रहा है और दौर्बल्य है। उल्टी हो जाती है और उल्टी हो जाने के तुरंत बाद रिलीफ हो जाता है। कड़वा या अम्ल पित्त निकल जाता है बाहर। और जैसे ही पित्त निकल जाता है, वैसी स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। माइग्रेन में भी ये दिखाई देता है। तो ये दोष दौर्बल्य है। हाँ। तो अगर आपका निदान पक्का है कि दोष दौर्बल्य है, तो दोष को निकाल देना यह सबसे आम चीज है। लंघन सिर्फ स्रोतोरोध के लक्षण जाने तक ही करे या बाद में भी शुरू रखे, बल बल दौर्बल्य महसूस होने तक। वो ऐसा है कि लंघन ये दीपन भी है। शुरू में तो वो पाचन करेगा, और फिर अग्नि बढ़ने लगेगा। ऐसा ही लंघन चलते रहेगी तो। और अग्नि बढ़ेगा तो अशक्ति आएगी, और आप खाना नहीं खा रहे तो अशक्ति आ। तो मैंने भी वही किया कि अशक्ति जब आ रही है, तो मैंने फिर संसर्जन कर दिया। ऐसा नहीं किया सीधा खाना खाना चालू किया, ऐसा नहीं। पीएम विले पे मुकुटन कुटन चाहिए, इसी क्रम से मैं गया। और एक ही भी दवा उस समय में मैंने ली नहीं। ये केवल लंघन का परिणाम था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अगर इस प्रकार के सामता है, तो लंघन सबसे है। स्रोतोरोध लक्षण रुग्णात कसे ओळखावे। वास्तव में ऐसा है कि ऐसी प्रतीति होती है कि सब जकड़ गया है इस प्रकार से। बंद है सब कुछ। प्रतिशय में खासकर 2 चीजें होती है, आमावस्था या पक्वावस्था, समझने के लिए। अगर छींकने पर या कफ निकालने की कोशिश पर कफ निकल नहीं आ रहा है, नाक भरा है लेकिन कफ निकल नहीं आ रहा है, तो समझना है ये सामावस्था। उस सामावस्था में शोधन का बिल्कुल नहीं सोचना। पाचन करे, सिर्फ लंघन करे, और फिर ऊपर से शुंठी का लेप लगाओ, या इसमें कपूर डालो, जाति फल लगाओ, दालचीनी लगाओ, जो भी आपको सूट करता है वो लगाओ। और जब
कफस्राव होने लगे या छींकने पर कफ निकल आने लगे तो समझ लेना कि ठीक है, पक्वावस्था हो गई है दोष की, तो नस्य करो। तो वचा तेल का करो, षडबिंदु तेल का करो, ज्योतिषमती तेल का करो। ये ज्योतिषमती तेल सबसे ज्यादा तीक्ष्ण इस प्रकार का है। वचा तेल भी अगर आप अवस्था चूक गए और अमावस्था में वचा तेल का नस्य किया तो बहुत मुश्किल होती है। वहां निकलता नहीं है, क्षोभ हो जाता है और मुसीबत आ जाती है। तो पहली चिकित्सा लंघन है, फिर उसमें दोषों का पाचन है और स्थानीय की भी पाचन करना है। तो प्रतिष्ठा के रुग्ण में क्रॉनिक साइनसाइटिस का अगर मरीज है तो रात का खाना नहीं खाए या सिर्फ मुद्दयूश ले ले या कुलत्थयूश वगैरह ऐसा ले ले और शुंठी का लेप सर पे लगाए तो उससे तुरंत राहत मिल जाती है। नाक चौकअप होना जैसे रोग लक्षण है वो निकल जाता है इस प्रकार से। तो सभी रोगों में अभी साम ज्वर के लक्षण बताए गए हैं, निराम ज्वर के लक्षण बताए गए हैं, तो सामता है या निरामता है ये देख लेना चाहिए। और सामता है तो स्रोतोरोग इस प्रकार का है। और जब दोषों का पाचन होगा, स्रोतोरोग निकल जाएगा तो मनो परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। ये भी एक अहम चीज है कि स्रोतोरोग दूर हो गया है ये। समझ लेना इस प्रकार का। माझ्याकडे आता एक पेशंट आहे, 10-12 वर्षापासून शिरशूल आहे, सामता बरीच होती, स्पाइन रिलेटेड पण कंप्लेन आहे, तिला दौर्बल्य असतं, बाकीची लक्षणं कमी आहेत पण दौर्बल्य आहे अजून। मेरी बात अधूरी रही कि दोष दौर्बल्य, अगर दोष बहुत मात्रा में है तो दोष का शोधन करने से ही दौर्बल्य चला जाएगा। तीसरा धातु दौर्बल्य है जो अगर धातु दौर्बल्य है तो उसमें लंघन नहीं करा सकते हैं, भ्रूण देना जरूरी है। अभी जो पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गए हैं, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के हो, चाहे तंबाकू श्वास के हो, चाहे एसएलई वगैरह इस प्रकार के हो, उन्हीं में ये बड़ी दिक्कत इस प्रकार की हो जाती है, क्योंकि ये सभी द्रव्य, स्टेरॉइड जैसे द्रव्य सीधे धातुओं में जाकर काम करते हैं। हमारे द्रव्य जो है वो मूल अग्नि से पचन होकर आगे जाते हैं, नहीं तो हमें उन जैसे विषद द्रव्यों का प्रयोग करना है। हाँ, जो व्यवहारिक विकासी होते हैं सीधे धातु में करते हैं। मैंने एक अजीब अनुभव रॉबर्ट सोबोड़ा से सुना था। हाँ, कोई काश्मीरी वैद्य था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मशहूर था और छोटी सी दवा देता था, लेकिन उसके साथ 1 किलो मक्खन खाना जरूर। इसका उतना वीर्य बहुत ही स्ट्रांग था और पहले ही दिन से लक्षणों से मृत्यु हो जाती थी। कितनी भी सूजन हो, कितनी भी अकड़न हो, सब दूर हो जाता। हाँ, लेकिन अगर मक्खन उसके साथ में नहीं खाए तो तकलीफ होती थी, उष्णता बढ़ जाती। हाँ। तो आमावस्था में 1 किलो मक्खन पचाने की शक्ति वो दवा निर्माण करती थी। मैंने सुना है लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं। कश्मीर में जब मैं गया था तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये काफी वर्षों की बात बात हुई है। तब तो कश्मीर पूरा बदल चुका था। हाँ, कश्मीरी पंडित कोई रहे नहीं थे इस प्रकार में। तो ये बात हो सकती है कि आम भी है और धातु दौर्बल्य भी है, तो ये दिक्कत वाली बात। लंघन करना है लेकिन धातु दौर्बल्य होने के कारण लंघन भी ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो युक्तिपूर्वक थोड़ा सा काम चलाना पड़ता है। ऐसा खाना दे दे कि जिससे लंघन बरकरार रहेगा लेकिन प्रभुत्व दोषा है। तो हरेत बहुन चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः दुर्बल। दुर्बल अगर व्यक्ति है तो बहुदोष अवस्था अगर है तो थोड़े थोड़े दोष निकालते रहेंगे। मृदु द्रव्य अल्पान संशय था, अगर अल्प दोष है तो संशमन करे। ये ग्रंथों का साक्षात निर्देश है इस प्रकार।
तो अगर ऐसी अवस्था है कि बहुदोषावस्था है और बल अच्छा है, तो आप सीधा निकाल दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बल अल्प है तो थोड़ा थोड़ा निकालो, एकदम मत निकालो सब इस प्रकार से। और कुष्ठ रोग में ये बताया गया है, पक्षात पक्षात छर्दनान यज्ञ इस प्रकार से हर 15 दिन वमन कराने के लिए कहा है। कैसे पॉसिबल है? अगर हम इस प्रकार से स्नेहपान करेंगे, उसके साथ स्वेदन वगैरह करेंगे, एक दिन का विराम रहेगा और वमन कराएंगे, फिर संसर्जन करेंगे कि फिर से ये नौबत आ जाएगी, फिर से स्नेहपान करना है वगैरह, फिर से वमन करना है। तो यहाँ बात समझ में लेनी है कि ड्यूरेशन कम होना है इन सभी का। 3 दिन ही स्नेहपान करेंगे, चौथे दिन उठ के 5वें दिन वमन कराएंगे, 2-3 दिन संसर्जन कम चलेगा, आहत आएंगे, फिर से 3 दिन स्नेहपान करेंगे। और अगर 3 दिन में स्नेहपान हो रहा है तो मात्रा बढ़ानी है उसकी, और बीच में हमें अवसर मिलना चाहिए कि अग्नि नॉर्मल हो गया है, दौर्बल्य कम हो गया है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से करेंगे तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा वमन होता रहेगा, और दोष जैसे कम होते जाएंगे वैसे स्वास्थ्य सुधरेगा, डिसीज कम होने लगेगा इस प्रकार। शिंकाधिक असल्यास कसा विचार करें? उसमें वाता प्राधान्य रहता है तो नस्य अच्छा काम करता है। ये थोड़ा स्नेहन स्वेदन स्थानीय, लेकिन ताप स्वेद में बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये क्या वेपोराइजेशन करते हैं बाफ लेते हैं, वो गलत है एक्चुअली। ये एलोपैथी से आया है, नेबुलाइजर कंसेप्ट है। तो बाष्प लेते हैं तो उसमें पानी चला जाता है। हमारे यहाँ तापस्वेद का निर्णय है, विचार है तो तापोग्नि तप्त वसन फाल हस्त तलादेवी। तो वसन, वस्त्र, फाल, हस्ततल वगैरह, इससे स्वेदन करना है, तापस्वेद देना। थोड़ा स्नेहन करे शुरू में और फिर ये तापस्वेद करे, तो पक्वावस्था हो जाती है तो कम अपने आप निकलने लगता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जब ज्यादा छींकें आती है तो उसमें वायु का प्राधान्य ज्यादा है, तो नस्य करे। और एक बार वायु की शांति हो जाएगी तो छींके इस प्रकार से नहीं आएगी। इसमें थोड़ा कफ है लेकिन वायु ज्यादा इस प्रकार का। शिंका अधिक आणि दौर्बल्य अस्य लक्षण अस्त हो सकता है। तो युक्ति पूर्वक देना है। मुद्गा यूष ये सबसे बढ़िया है। अगर पित्त का अनुबंध नहीं है तो कुलत्थ यूष, शुष्क मूलक यूष दे सकते हैं। खास करके तमक श्वास में अगर स्टीरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट है, दौर्बल्य बहुत ज्यादा है, या सीओपीडी है, तो इसमें बहुत संभल संभल कर चिकित्सा करनी पड़ती है। एक तरफ च्यवनप्राश जैसी दवा या वर्धमान पिपली जैसी रसायन दवा की चालू रखनी है कि तो धातु दौर्बल्य को दूर करो। अगर धातु दौर्बल्य है तो रसायन चिकित्सा होनी चाहिए। जो भी आप द्रव्य इस्तेमाल करेंगे वो रसायन होने चाहिए, चाहे आप च्यवनप्राश करो या दूसरा कोई इस प्रकार का कुष्मांडावले है, या और कोई वर्धमान पिपली वगैरह, इसका प्रयोग करो। दोषों के हिसाब से चित्रकारिता के लिए बहुत अच्छा है। कफ प्राधान्य अगर ज्यादा है तो चित्रकारिता की लेह देने से जल्दी राहत मिलती है। कोलटकर ने अजीब प्रयोग किया था। दुकान में जाके, आयुर्वेद की दुकान में जाके, किन औषधियों के सेल ज्यादा होता है ऐसा पूछा था। तो उनको पता चला कि चित्रकारिता की लेह लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और एक काउंटर सेल होता रहता है। तो अजीब बात है, हमने कभी ज्यादा चित्रकारिता का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया है। अभी मैं देने लगा उसके बाद में, लेकिन ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है उसका। तो कफ दोष अगर प्रधान है तो चित्रकारिता के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ लंदन होना भी जरूरी है इस प्रकार का। और फिर वहीं पे पता चला कि बालन बत्तीसा भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलन में, लड्डू बनाने हैं डिलीवरी के बाद, उसमें बालन बत्तीसा ये भी प्रचलन में ज्यादा है। तो जो चीज इस प्रकार से ज्यादा प्रचलन में है, उसका मतलब ये है कि लोगों को उसका फायदा होता है। वैद्यों की कोई जरूरत नहीं है, सीधा
वहां से लेके आते हैं, लड्डू में डाल देते हैं, बस। तो ये एक अजीब तरीका है कि काउंटर सेल किन किन चीजों की ज्यादा है, ये थोड़ा सा देखकर उसके बारे में सोचे। हीटिंग पॅडने शेकणे तापस्वेद म्हणता मध्ये गृहीत धरता येईल का? हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हेयर ड्रायर भी अच्छा है। ये वृक्ष स्वेद है, ये सीधा आसान है। हीटिंग पैड जो है वो थोड़ा सा गर्म करना वगैरह इस प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा हेयर ड्रायर इस प्रकार का अच्छा है। अभी मैंने लॉकडाउन के पीरियड में कोविड-19 के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया था कुछ हद तक। एक मरीज निकल जाने के बाद हेयर ड्रायर का हीट हॉट एयर स्प्रे करने का प्रकार। ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन एक कल्पना के हैसियत से अच्छा था कि ये जो वायरस है, अगर उसका संपर्क हो गया हो तो वो निकल जाए। वैसे धूपन भी करते थे दवा खाना शुरू होने से पहले, वो आज भी करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हीटिंग पैड, हॉट वाटर बैग और कपड़ा गर्म करके उससे सेकना, ये आसान है, लेकिन ये नेबुलाइजेशन से जैसा नहीं करना, भाप नहीं लेना। मैंने फिर क्षीर क्षीर धूम एक कंसेप्ट है कि दूध उबलता हुआ उसकी भाप लेना है, दशमूल वगैरह इस प्रकार का सिद्ध दूध। तो ये कोटकल से परंपरा है, गणेश भारती से मैंने देखी। तो लेकिन वो वातव्याधि में मैंने करी है, इसमें प्रतिशय वगैरह रोगों में नहीं। वैसे उसका बीच में ऑडियो कनेक्शन चला गया था। तो सही है कि अगर ज्यादा ही क्षोभ है तो नस्य से क्षोभ होगा। अगर निरामावस्था है तो प्रधमन नस्य भी कर सकते हैं, शुद्धि का। त्वचा का उससे ज्यादा तीक्ष्ण है, लेकिन शुद्धि का प्रधमन नस्य कर सकते हैं। और कभी कभी उससे तुरंत राहत मिल जाती है। सरदर्द बहुत है और सामावस्था नहीं है, पक्वावस्था है, चाहे वात प्राधान्य भी हो, तो शुंठी प्रथम नस्य करेंगे, तो तुरंत राहत उससे मिल जाती है इस प्रकार से। तो आम दौर्बल्य, दोष दौर्बल्य और धातु दौर्बल्य, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आम दौर्बल्य है, दोष दौर्बल्य भी उसके साथ में है। तो पहले पाचन, लंघन पाचन, और लंघन पाचन होने के बाद शोधन, इस प्रकार। दोष दौर्बल्य है और उसके साथ में धातु दौर्बल्य भी है, तो अल्प अल्प तरीके से थोड़ा थोड़ा निकाल से रहेंगे इस प्रकार से। आम दौर्बल्य और धातु दौर्बल्य ये स्टीरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स में दिखाई देता है। आम भी होता है, धातु दौर्बल्य भी होता है। तो उनमें दिक्कत आती है। हाँ, तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा लंघन करते रहना, पाचन करते रहना, और दूसरी तरीके से रसायन औषधों का प्रयोग करते रहना। वर्धमान पिप्पली वगैरह ऐसे जो रसायन है, हाँ, उनका प्रयोग, या वर्धमान गुरुचि सिद्ध क्षीर, ये अभी हम करते हैं सभी कैंसर में गुरुचि सुवर्ण सिद्ध क्षीर इस प्रकार से। नहीं तो लोगों को सुवर्ण सिद्ध क्षीर पनाल के लिए कहते हैं, और यहाँ से कल्प देते हैं जो गुरुचि अनंता दुर्वा इस प्रकार का कल्प। तो एक तरीके से हमें व्यवाही विकासी ये जो गुणधर्म है विष के, उसके विपरीत काम करना है। और वैसे विष और दूध, ये दोनों परस्पर अपोजिट इस प्रकार के हैं। तो ये विष ओज का नाश करने वाला, और दूध ओज को बढ़ावा देने वाला, इस प्रकार का।
मद्यपान में खास करके इसके बारे में विशेष निर्देश इस प्रकार का है और मद्य खुद व्यवहारी विकासीय है, यथातथापि गुणोरिष्टा सर्वमध्य गुणाधिकार, ये बताया गया। और उसमें एक ऐसी स्थिति रहती है कि व्यवहारिक विकास ही ये मध्य के गुणधर्म है जिनका भलीभांति हम प्रयोग कर सकते। तो ऐसी अवस्था में विभिन्न मद्य या औषधि सिद्ध मद्य ये अगर हम करेंगे तो ज्यादा फायदा इस प्रकार का है। खेड्यात प्रतीक्षामध्ये तपकीर ओढतात नाकाने ते प्रथमनस्य सारखे काम करत असेल का? येस, प्रथमनस्य जैसा काम करते। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि सामावस्था नहीं होनी है, सामावस्था होगी तो ये तकलीफ करेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमें धातुओं में जाकर काम करना है सीधा, गांठ लागने की प्रोसेस बाईपास करके जैसे एलोपैथी वाले ड्रग करते हैं, तो मध्य एक अच्छा ऑप्शन है। खासा वरिष्ठ इस प्रकार से उनका प्रयोग करे तो ये अच्छा होता है। अगर कफ निराम है लेकिन स्राव ज्यादा है तो एक प्रचलन है कि फुटाण या डाल जिसको कहते हैं, वो रात को सोते वक्त खाना और पानी नहीं पीना उसके ऊपर। हाँ, तो ये कफ को शोषण कर लेता है, कफ का शोषण कर लेता है और प्रतिशय जल्दी कम हो जाता है। तब है काय द्रव्य है, तो तंबाकू का अंश रहता है वास्तव में। कुछ सेंट्स वगैरह ऐसे डालते हैं और ये सूंघने के हिसाब से ही किया जाता है। एक बार देखना पड़ेगा वास्तव में किस प्रकार का है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आम कफ, धातु दौर्बल्य, दोष दौर्बल्य, इन सभी के बारे में सोचकर अगर चिकित्सा की जाती है, हाँ, तो बहुत फायदेमंद होती है। मेरे प्रैक्टिस के शुरुआत में तमक श्वास के पेशेंट बहुत ज्यादा थे। रेगुलर वमन देता था। और वमन देने से और बीच में ये वर्धमान पित्तली रसायन च्यवनप्राश वगैरह ऐसे लेते रहने से काफी मरीज रोगमुक्त हो गए। तमक श्वास, वास्तव में तमक श्वास एक बरस के बाद असाध्य बताया गया, लेकिन ये मूल रूप से प्रतिशय के मरीज रहते हैं और प्रतिशय रथो कासा कासा चल जाए थे क्षया या कास वृद्धिया भवे श्वासा। ये इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो मूल रोग की अगर चिकित्सा हो जाए प्रतिशय की तो तमक श्वास ठीक होता है। परहेज तो करना ही पड़ता है, वो अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन जैसे कैंसर के पेशेंट्स बढ़ने लगे, वो ऐसे तमक श्वास कम हो गया, फिर बाद में कुछ सीओपीडी के पेशेंट्स आते रहे, वो अभी भी आते हैं, और स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स अभी जो है वो आम बात के स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स, एसिलिक वगैरह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट, या फिर तमक श्वास वगैरह वाले, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले, सोरियासिस वाले, स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट। तो ये काफी दिक्कत वाली बात है। एक बार स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गए तो हमारे द्रव्य काम नहीं करते। तो और झट आराम की आदत बन जाती है पेशेंट के लिए। उसको चाहिए कि उसी प्रकार का आराम उसे औषधि, आयुर्वेदिक औषधियों से मिले, कुछ भी परहेज न रखते हो। तो ये मानसिकता बदलना भी काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन ठीक है, वही सही रास्ता है। स्टेरॉइड्स लेते रहना ये तो रास्ता है ही नहीं। तो इन सभी के बारे में सोचकर ये आम दौर्बल्य, दोष दौर्बल्य, धातु दौर्बल्य, हाँ, ये क्लासिफिकेशन अच्छा है, ये सीधा एक जगह पे नहीं है। मोरेलेले ने सभी से जगह से संदर्भ इकट्ठा करके, हाँ, इसके बारे में बहस की थी। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और धातु दौर्बल्य के लिए रसायन चिकित्सा ही चाहिए। अभी ये कोविड 19 में भी अशक्तिय लक्षण बहुत मरीजों में था।
बहुत कमाल की आसक्ति इस प्रकार से। अब उसको कैसे निपटारा करे, ये एक बड़ी चीज थी। अगर अग्नि अच्छा है तो फिर भी हम कुष्मांड रसायन या च्यवनप्राश वगैरह इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अग्नि भी अच्छा नहीं है तो नौबत है किस प्रकार से इसको ट्रीट करें। एक तरीके से लंघन देना है, दूसरी तरीके से रसायन देना है इस प्रकार से, और ये रसायन भी अ, शरीर उसका, अग्नि उसका पचन कर सके, इसी प्रकार का होना चाहिए। तो मुझे भी ये काफी दिक्कतें हुई है इस प्रकार से। जब धातु दौर्बल्य ज्यादा है तो। आम दौर्बल्य म्हणजे काय सर? मैंने शुरू में ही बताया था ना, ये आम के कारण होने वाला दौर्बल्य स्रोतोरोध बलभ्रंश, ये लक्षण है आम का। तो बलभ्रंश ऐसा है वहां पे लक्षण जो दिया गया है, और आम का पाचन होने पर ये बलभ्रंश निकल जाता है, बल मिलता है आदमी को। जो हम समझते हैं कि लंघन करने से आशक्ति आ जाएगी, वो नहीं होती, उल्टा बल मिलता है। तो ये तपकीर से अच्छा ऐसे ही नासिका चूर्ण सहस्त्र का उपलब्ध है। नासिका चूर्ण, ओके। तो ठीक है, देखना चाहिए। ये थोड़ा सा शिरोविरेचन इस तरीके का है, और अपावर्ग तंडुल ये अध्याय की शुरुआत ही शिरोविरेचन दरम्यान से इस प्रकार से हुई है। तो हम ज्यादा इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इट आल्सो कंटेन्स टोबैको। ठीक है, लेकिन ऐसा है उसमें कि विश्व द्रव्य भी औषध में प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोबैको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसकी एडिक्शन मत लग जाए, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो स्रोतोरब्ध बलभ्रंश गौरव, ये गौरव लक्षण सार्वधिक भी हो सकता है, शरीर गौरव या फिर उदर गौरव, हाँ, ये काफी लोगों में पाया जाता है। अभी मैं आम का निर्णय उदर गौरव से ज्यादा करता हूँ। एक नाड़ी के जरिए आप देख सकते हैं, नाड़ी में अगर गौरव है तो कह सकती कि हाँ ठीक है, आप है इस प्रकार से, साम नाड़ी है इस प्रकार से। लेकिन ये समझने में अगर दिक्कत है तो खाली पेट उदर परीक्षण करें। खाली पेट करना बहुत जरूरी है। स्टेरॉइड घेत असलेल्या रुग्णांचे चिकित्सा विचार अजून एक्सप्लेन करून सांगा। आगे का सवाल क्या है, देखते हैं। एकदेशीय सामता अशी अवस्था असू शकते का? प्रतिशाय आहे व फक्त ऊर्ध्वगतिकृत सामता आहे, अशा अवस्थेत लंघन एक्सेट्रा सार्वधिक अमुपाचन पेक्षा स्थानिक अमुपाचन प्राधान्याने करावे लागेल। मुझे नहीं लगता है कि एकदेशीय सामता इस प्रकार की होगी। पूरे शरीर में सामता होगी, क्योंकि मेरा काफी अनुभव सार्वत्रिक लंघन और उसके साथ में स्थानिक पाचन इस प्रकार का है। और ये दोनों तरीके से अगर करते हैं तो बहुत जल्दी राहत मिलती है। लंघन नहीं करेंगे, खाना देते रहेंगे और स्थानिक पाचन करेंगे तो रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा है कि शुरुआत जो है हमारी जाठराग्नि से ही है। तो जाठराग्नि को सक्षम बनाएंगे, हाँ, तो ये धातुओं में जो पाचन करने की आवश्यकता है तो उसको हम भली भांति निभा सकेंगे। तो स्थानिक आम और सार्वजनिक निरामता, ये थोड़ा मुश्किल है समझना और देखना मरीजों में। लेकिन स्थानिक पाचन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें संदेह नहीं। हाँ, खास करके प्रतिशाय, श्वास वगैरह इसमें करने में स्थानिक पाचन करना जरूरी होता है इस प्रकार से। अस्वेद्या नाम भूक्षण,
तैलाक्त गात्र करके उरस्थान में स्वेदन करना है, ये तमक श्वास में बताते हैं। तैरस्य ग्रथित श्लेष्मा विलीना, उसका जो ग्रथित इस प्रकार का कफ है वो विलीन इस प्रकार का हो जाता है और फिर सुख से बाहर निकाला जाता है। निष्ठुत अंत्य क्षणम सुखी, कि जब कफ निकल जाता है, स्रोतोरोध दूर हो जाता है, तो क्षणम सुखी, उसको एक क्षण में सुख या क्षण के लिए सुख इस प्रकार का प्राप्त हो जाता है। और स्टेरॉइड डिपेंडेंट तमक श्वास के अगर पेशेंट्स है तो बहुत धीरे धीरे स्टेरॉइड का डोज कम करते रहना, परहेज चालू रखना, रसायन चिकित्सा चालू रखना, और फिर रोग से मुक्ति इस प्रकार की हो। एकदम बंद नहीं कर सकते स्टेरॉइड्स, किसी भी मरीज में किसी भी हालत में एकदम स्टेरॉइड बंद करने की चेष्टा मत करना, ये बड़ी भूल है। तो वो बहुत धीरे धीरे से ही उसकी चिकित्सा कम करनी पड़ती है। प्रतिष्ठा चिकित्सेमध्ये दती डाळिंब साधित युष यवागू यांचा वापर आलाय, याचे याच्याने प्रतिष्ठाय पक्व व्हायला मदत होते। सही है। इसमें जो स्रोतोत्सव में जो कफ अटका हुआ इस प्रकार का है, उसको निकालकर कोष्ठ में लाने के लिए दही जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है। मैंने शीत पित्त के बारे में मैंने कहा था कि शीत पित्त प्रभंजन, सुवर्ण सूक्षिकर वगैरह इस प्रकार के दवाइयों के साथ दधी और मधु यह अनुपान मैंने दिया है कुछ मरीजों में। और फिर दही से कोष्ठ में आने लगते हैं दोष, तो शीत पित्त कम हो जाता है। आगे उसका शमन करना है तो सुवर्ण सूक्षकर वगैरह साथ दवाइयां रहेंगी तो उसका शमन इस प्रकार का हो जाएगा। मी वापरून पाहायला छान उपयोग होतो, सायनसचा त्रास पण लवकर कमी होतो। तो ये ठीक है कि आहार के जरिए अगर ये हम कर सकते हैं। शिखंड ऑल्सो यूज्ड, हाँ, लेकिन ये रसाला जो है वो हमारी रसाला होनी चाहिए। ग्रंथों में जो बने इस प्रकार के जिसमें कपूर और मरीच है, तो कम से कम कपूर मरीच वाला रसाला बनाए और उसका प्रयोग प्रतिष्ठाय में, जैसे रसाला प्रतिष्ठाय ये जो बताया गया है, रसाला सर्व प्रकारच्या प्रतिष्ठायात वापरावे का? वात प्राधान्य में ज्यादा उपयुक्त है, ग्रहण की अपेक्षा है तो ज्यादा उपयुक्त। सभी प्रतिष्ठाय में कफ प्रधान अवस्था में नहीं प्रयोग करना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी भावों को ध्यान में ले, आमावस्था है या नहीं है, दोष प्राबल्य है या नहीं है, आम दौर्बल्य है या नहीं है, या फिर ये धातु दौर्बल्य है या नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब करके फिर अगर प्रयोग करना है तो ज्यादा इस अच्छा इस प्रकार का रहेगा। सर्वेषु पिनसेषु आदौ निवाता गार्गो भवेत्, बचेत गार्गो भवेत् है। स्नेहन स्वेद वमन धूम गंडूष धारणम, वासो गुरुष्णम शिरसा धूप सुगनम परिवेष्टनम, दग्मम्ल लवणम स्निग्धम उष्णम भोजनम अद्रवम, धन्वमांस गुण क्षीर चणक त्रिकटुत्कटम, यवगोधूम भूयिष्ठम दधिदारिम सारिकम, बालमूलकजो युषः कुलत्वत्तश्च पूजितः, कोष्णम दशमूलाम्बु जीर्णां वा वारुणीं पिबे। तो यवगोधूम भूयिष्ठ दधिदारिम सारिक इस प्रकार का अन्न देना है। तो यव का भली भांति इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वात प्राधान्य ही ज्यादा है तो गोधूम इसका प्रयोग इसमें करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो इनको प्रचलन में लाए ये अच्छा है। त्रिकटुत्कटम, त्रिकटु जिसमें ज्यादा है इस प्रकार का कुछ अन्न या भोजनम अद्रवम याचा कसा अर्थ आहे, द्रव नहीं लेना है,
कफ द्रव गुण से बढ़ सकता है, तो घन आहार होना चाहिए लेकिन लघु होना चाहिए। तो लाजा इसमें एक अच्छा पर्याय है, जो शोषण इस प्रकार के कर सकती है, या फिर ये दाल, दाल जो मैंने बताया कुटाण, वो वर्जित होता है, तो अद्रव इस प्रकार से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। प्रतिक्षाय व पीनस फरक कसा ओळखावा? एक्चुअली पीनस से ज्यादा चिरकारी अवस्था इस प्रकार की होती है, और सर्वेषु पीनसेषु आदौ, शुरुआत पीनस शब्द से ही करते हैं, तो शायद ये पर्याय शब्द भी हो सकते हैं प्रतिशय और पीनस इस प्रकार का, लेकिन पीनस जनरली जब जीर्ण विकार हो जाता है, क्रॉनिक साइनसाइटिस, तो उसको पीनस कहेंगे। प्रतिशय तात्कालिक अगर है तो प्रतिशय इस प्रकार का कहेंगे। और प्रतिशय में वात प्राधान्य ज्यादा है, ऐसा कहना है। कफ रहता है लेकिन वात प्राधान्य इस प्रकार का है। तो अद्रव, ये एक अहम चीज है कि वृक्ष अगर इस प्रकार का घन इस प्रकार का दे देंगे, वैसे वर्षा ऋतु में भी इस प्रकार का निर्देश है कि अद्रव इस प्रकार का अन्न लेवे। और उसके बारे में थोड़ा दूरबीन के बारे में बताते हैं, तो अभी पंक्ति याद नहीं आ रही। तेंबुलम मम बुदंबरे से तुषारण, ठीक है, एक बार देखो। नेजल पॉलिप दैट आल्सो इन बाल रुग्ण इट टेक मच मोर इफेक्ट फॉर रिझॉल्विंग. प्रतीक्षा क्षवत पीनस कमी होतो, पण नासाना नेझल रॉकेट जाणवत राहतो. त्याला बाहेरून जलका लावतात फिरपट्टी. क्योंकि नेजल पॉलिप ये और गंभीर समस्या है थोड़ी सी। और दूसरे, उसमें अगर मेद धातु का संचय इस प्रकार हो जाता तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है, तो उसमें अर्श चिकित्सा करनी चाहिए। वैसे अर्श गुद में ज्यादा प्रचलन है, लेकिन नासार्श के बारे में भी निर्देश है, कर्णार्श के बारे में भी निर्देश है, यज्ञर्श के बारे में भी निर्देश है इस प्रकार से। और उसको अर्श संप्राप्ति समझकर ट्रीटमेंट करनी है। तो सुरणवटक या कांकायन गुटी या फिर ताप्यादी लोह, इनका प्रयोग अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और अगर ये मेद इतना संचित है कि वो तो नस्य वगैरह से निकलने वाला नहीं, क्षार तेल का कुछ हद तक परिणाम हो सकता है नाक में डालने से, और नहीं तो लंघन पाचन इस प्रकार का करते रहेंगे। एक मरीज में मैंने ऑपरेशन की सलाह दे दी, ये सब मेद ही था, कफ नहीं था एक्चुअली। तो ये भी मुश्किल है, और फिर से वो होता है, दोहराता है, तो ये काफी दिक्कत वाली बात है। और अंदर तक फैला होता है, केवल नेजल पॉलिप नहीं था, पूरा साइनस उसने ब्लॉक कर दिया। मालूम नहीं किस प्रकार का ऑपरेशन करते हैं उसको निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए। लेकिन अगर डीएनए से, तो नस्य से फायदा होता रहता है। ये जो टेढ़ापन है सेप्टम का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और ये अच्छा रहता है। नेझल पॉलिप मध्ये भल्लादकर तेल क्षार प्रतिसारण चांगला उपयोग होतो, लेकिन वो सिर्फ वो पॉलिप पे लगना चाहिए। जलों का अवचरण, जैसे अर्श में हम जलों का अवचरण करते हैं, उसी प्रकार से जलों का अवचरण कर सकते हैं। लेकिन जलों का अवचरण अशुद्ध रक्त को निकालने वाला है। अगर ये मांस मेद दोषास्तम मांस मेदांसी, ये अर्श की संप्राप्ति, और इस प्रकार के नेजल पॉलिप में मांस मेद का संबंध ज्यादा है, तो सिर्फ रक्त की चिकित्सा करने से फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि अर्श की चिकित्सा करनी है, उसमें अधिकरण ही अलग है, तो वो अगर भली भांति कर पाते हैं तो राहत मिलती है। नासार्श तैल आल्सो यूज फॉर एप्लीकेशन एबीएस बिलो 5, वो तो घृतकाइन से बताते हैं।
बच्चों में, बालकों में। और जायफल का घी में लेप बना, तो सीधा भी नहीं, शुंठी का तो नहीं करना है, लेकिन जायफल का घी में घिस कर लेप लगाना बालकों में ये आवश्यक होता है। और सीने पे, पीठ पे भी घी में जायफल घिस के लेप लगाने से अच्छा होता है। लेकिन ऐसा है उसमें कि नेजल पॉलिप अंदर तक स्प्रेड इस प्रकार का है, वो सीटी स्कैन करवाने से पता चलता है। और फिर उसके लिए काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी तो ठीक होने वाला नहीं है। और प्रतिशत ऐसा नहीं है, छींकने पर या निकालने की कोशिश करने में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन भरा हुआ तो है। तो जैसे मैंने कहा कि अर्श की चिकित्सा ही देखे इसमें। शिकारी तैल by SDM also useful for the same. शिकारी ऐसा ही नाम है क्या, शिकारी? बचा तेल ओपी की पड़ेल का है। हाँ, कुछ हद तक होगा, क्योंकि बचा लेखनीय भी है। अपा मार्ग शिखरी, शिखरी तेल, हाँ। ओके, शिखरी तेल तो ठीक है। तो वैसे शोधन करने वाला है, और शिरस शोधन के लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल में इन सभी का प्रयोग सोच समझ कर इस प्रकार का करना है। ज्यादा पेशेंट इसके नहीं रहते, ज्यादा पेशेंट तो प्रतिशय के ही रहते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। गौरव, हाँ, मैं गौरव की बात कर रहा था। तो उदर गौरव अगर है, तो खाली पेट तो समझ लेना है कि सामावस्था है और लंघन करने की आवश्यकता है। तो पहले ब्रेकफास्ट बंद करवाते हैं, और अगर ब्रंच के समय भूख लगती है तो ब्रंच का अलाउ करते हैं। अगर ब्रंच के समय भूख नहीं लगती है तो डिनर जो है वो भी हटा देते हैं, सिर्फ मूड गयूश, तुरंत गयूश वगैरह इस प्रकार का लेना है। तो संभवतः सुबह भूख लगती है। अगर ये भी कंडीशन नहीं है, तो पूरे दिन केवल मूड गयूश, तुरंत गयूश ऐसे ही रखने का। मैंने आमवात के बहुत एडवांस स्टेजेस में, जिसने स्टेरॉइड्स नहीं ली है, और कुक्षी परिवर्तन भी पॉसिबल नहीं है, सभी जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, सूजन है सभी, तो 2-2 महीने तक इस प्रकार से केवल मुद्दे युष पर रखा है, और वो पूरी तरीके से सुधर गए हैं। पता नहीं चलेगा कि इसको अमवात था इस प्रकार। कोलटकर वहिनी के बारे में भी मामा जोशी की चिकित्सा चलती थी, उनको भी इस प्रकार की अमवात की तकलीफ थी। और उनमें तो कोई एलोपैथी लेने का सवाल नहीं था। ये लंघन और मामा जोशी की ट्रीटमेंट, इससे वो पूरी तरीके से ठीक हो गई उससे। लेकिन एक निर्देश उन्होंने बताया था कि पानी गर्म ही पीना है, उबला हुआ और गर्म इस प्रकार का। तो वो परहेज वो करती रहती, कभी भी सादा पानी नहीं। तो मामा ने उस समय ऐसे बताया था कि नहीं, पानी उबला हुआ और पीते वक्त गर्म ही होना चाहिए इस प्रकार का। डीएनएस असताना कोणत्या तेलाचा वापर नसल्यासाठी रेग्युलरली करावा। अणुतेल या षटबिंदु तेल भी अच्छा है। सहचर तेल का कुछ हद तक इस्तेमाल इसमें हो सकता है, ये एक आम चीज इस प्रकार की रहेगी, जो क्षरण इस प्रकार की जाति का है। तो उसके बारे में सोच सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन से भी चलेगा, जिन 10 से भी ठीक है। लोकल एप्लीकेशन अगर सिर्फ लगाते रहते हैं सहचर तेल का भी, या क्षार तेल वगैरह आप हमारा, लेकिन डीएनएस में वो पॉलिप में ज्यादा अच्छा है। डीएनएस में सिर्फ लोकल लगाने से फायदा होगा, लेकिन मैंने नशे ही किया है, और धीरे धीरे ये कम हो जाता है, और ये सरल हो जाता है। जो सेप्टम है वो सरल हो जाता है, ये देखा है काफी मरीजों में।
तो इस तरीके से अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बलभ्रंश गौरव, ये दूसरी अहम चीज इस प्रकार की है। और इस प्रकार का गौरव है तो लंघन सबसे अच्छा कारीगर इस प्रकार का होता है। अनिल मूढ़ता, वायु का स्तब्ध हो जाना, आत्मान इस वैसी प्रकृति होती है। तो बहुत सारी कॉन्स्टिपेशंस वाले पेशेंट्स में पचन नहीं होना यही सबसे आम चीज होती है। अगर पचन होने लगता है तो अपने आप द्रव्य बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार का आत्मान गौरव अगर है तो सबसे अहम लंघन यही चिकित्सा है। और फिर उसको करें, मांसोपाचक का उपयोग हो सकता है। डीएनएस के बजाय पॉलिप में होगा ज्यादा। तो मांसम वेदांसी अगर ये अर्श में दृश्य है तो मांसोपाचक मेदोयोग इस प्रकार का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। डीएनएस में ये जो बीच वाला है वो कार्टिलेज जैसा है। और उसका धातुपटी तत्व क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि मांसोपाचक का प्रयोग करना है या दूसरा किसी चीज का प्रयोग इस प्रकार से करना है। अनिल मूढ़ता, आलस्य। तो ये आलस्य एक लक्षण है। शक्तस्यापि कर्मणि अनुत्साह आलस्य, इस प्रकार की व्याख्या बताई गई कि शक्त है लेकिन कर्म के लिए उत्साह नहीं है इस प्रकार का, तो ये आलस इस प्रकार का कहा जाता है। ये भी आपके कारण हम्म? नाही, मग त्याला आलस्य नाही म्हणायचं. थकवाच म्हणायचं. प्रथमनस्य और प्रतिमर्शनस्य उपयोग की विशेष अवस्था क्या है? अगर पक्वावस्था है और संचय है दोषों का तो प्रथमनस्य करना। और प्रतिमर्शनस्य वास्तव में जीर्ण प्रतिष्ठा वगैरह में नहीं करना है ऐसा कहना। उसमें वास्तव में मर्शन से ही करना। प्रतिमर्शनस्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अणुतेल वर्षे वर्षेण तैलम स्यात् वगैरह इस प्रकार को जो बताते हैं, तो नियमित रूप से अरुण तेल डालते रहना ये अच्छा रहेगा। और अन्वास मात्रावस्थी च कुटी वातापतन स्थिति ही, जैसे मात्रावस्थी के बारे में बताया गया है कि मर्शवच्च गुणान कुर्यात् सही नित्योपसेवना। प्रतिमर्शन से नित्य उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो मर्शवत उसके गुण मिल जाएंगे। डीएनएस हा मूळ आजार नसून तो प्रतिष्ठाय दीर्घकाळ राहिल्याचा परिणाम असतो। प्रतिष्ठायाच्या चिकित्सेने बरा होऊ शकतो, मालूम नहीं है। लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर डीएनएस है तो नस्य करना जरूरी है। वो कौन सा देना है, शोधन देना है, शमन देना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और प्रतिष्ठा की मूल रूप से चिकित्सा तो करते रहेंगे, औषधि वटी वगैरह ऐसे जो है ये करते रहेंगे। बाल्यावस्थेत ॲटोपिक एक्झिमा नंतर प्रतिष्ठा आहे, तसेच तंबाखू श्वास असा विचार कसा एट्रोपिक एक्झिमा या एटोपिक, इनका संबंध ज्यादातर गर्भावस्था से रहेगा। और षष्ठे स्नायु शिरारोग्य बलवर्ण नखत्वचाम, त्वक की उत्पत्ति जो है वो षष्ठ मास में है। तो उस महीने का कल्प और गर्भपाल रस और फलद्रुत ये शुरू रखो। और फिर तमक श्वास और एक्जिमा ये अल्टरनेट होते रहते हैं, ये काफी मरीजों में देखा गया है। तो समीर पन्नग उसके लिए अच्छी दवा, ऐसा गंगाधर शास्त्री गुणी ने लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचो। डीएनएस मध्ये मलविबंध मलवेग धारण हे हेतू बऱ्यापैकी कॉमन आढळतात, दीर्घकाल हेतू घडत असतात। ओके, अभी इस मलविबंध शकृत पिंडी को द्वेष्ट प्रतिष्ठा है शिरोर्जा, ये जो बताया गया है प्रतिष्ठा है, इसका लक्षण बताया गया है। तो इसके स्किन डिसीज का है
एट्रोपिक स्किन डिसीज में एट्रोपिक या एट्रोपिक, ये थोड़ा सा मुझे संदेह था। ठीक है, आज रुकते हैं, अगले गुरुवार को फिर से सिलसिला चालू रहेगा। लेकिन ठीक है, आम ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मुझे एटोपिक डर्मेटाइटिस ये मैंने सुना नहीं था। ठीक, ओंकार करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः सोमवासरे पुनर्मिलिष्यामः।